साल था 1922 और एक 15 साल का छोटा सा बच्चा जापान के शहर टोक्यो में एक मामूली सी ऑटो वर्कशॉप में जाता है नौकरी करने। वर्कशॉप का मालिक इस 15 साल बच्चे को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और उसके बाद बच्चे को काम देता है वर्कशॉप की सफाई करने का और अपने बच्चों की देखभाल करने का, क्योंकि वर्कशॉप के मालिक को ये लगा कि ये छोटा सा बच्चा और किसी काम का नहीं। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि ये छोटा सा बच्चा आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में कितना बड़ा नाम कमाने वाला है। 2 दिहाइयां गुजरती हैं और ये छोटा सा बच्चा जिसका नाम था सोइचिरो होंडा, ये दुनिया की बड़ी बड़ी कार्स बनाने वाली कंपनीज और ब्रांड्स को टक्कर देता हुआ नजर आता है। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनी होंडा इसी बच्चे के नाम पर थी। ये कहानी है होंडा मोटर्स के मालिक सोइचिरो होंडा की, एक इंतहाई गरीब जापानीज लड़का जिसने अपने बचपन में बेबी सिटिंग की, छोटी मोटी नौकरियां की और फिर उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर्स ब्रांड बन चुकी थी। ये कहानी है होंडा द पावर ऑफ ड्रीम्स की। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है जापान के एक इंतहाई गरीब इलाके टेनरियो शिजुओका में। साल था 1906। माउंट फिजी के नीचे बसने वाले गेही होंडा और इसकी बीवी मिका होंडा के घर एक बच्चे की पैदाइश होती है। इस बच्चे का नाम रखा जाता है सोइचिरो होंडा। सोइचिरो अपने माँ बाप की सबसे पहली औलाद थी। सोइचिरो का बाप एक लोहार था और इसी के साथ साथ वो कस्बे के लोगों की साइकिल्स को भी मुरम्मत किया करता था। सोइचिरो की माँ ऊन धोना करती थी। सोइचिरो ने गुर्बत में आंख खोली और यही गुर्बत उसके 5 बहन भाइयों की जिंदगियां भी खा गई। 8 साल की उम्र में सोइचिरो ने पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में गाड़ी देखी। ये गाड़ी थी फोर्ड मॉडल टी। इस 8 साल के बच्चे को इस एक गाड़ी ने इतना ज़हनी तौर पर मुतासिर किया कि सोइचिरो के बकौल जैसे ही उसने ये गाड़ी देखी तो वो इसके पीछे भागना शुरू हो गया। सोइचिरो के मुताबिक उस वक्त उस गाड़ी ने मेरे जहन को इतना कैप्टिवेट कर दिया कि मैं बगैर कुछ सोचे समझे उस गाड़ी के पीछे भागना शुरू हो गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उस गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहा हूँ, मगर मैं भाग रहा था। ये वो लम्हा था जब सोइचिरो की इंजन मोटर्स के साथ फैसिनेशन का आगाज हुआ। सोइचिरो को स्कूल और पढ़ाई में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी। फॉर्मल एजुकेशन के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, लिहाजा वो ज्यादातर वक्त अपने बाप के साथ लोगों की साइकिल्स को रिपेयर करने में गुजार देता था। साल 1922 में सोइचिरो ने अपना घर बार छोड़ा और नौकरी की तलाश में जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो शिफ्ट हो गया। सोइचिरो को पहली नौकरी मिली आर्ट शोकाई नाम की एक वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप में सोइचिरो को जो नौकरी मिली वो थी वर्कशॉप के मालिक का बच्चा संभालना, यानी कि बेबी सिटिंग। अब इस नौकरी से सोइचिरो के पास कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं बन रहे थे और वो वापस अपने गांव भी नहीं जा सकता था। सोइचिरो के जहन में ये डर था कि मैं फेलियर लेकर अपने माँ बाप को और अपने गांव वालों को कैसे फेस करूंगा। फिर यूं हुआ कि वर्कशॉप में गाड़ियों के काम की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। वर्कशॉप के मालिक योजो साकिकाबारा को अब मैन पावर चाहिए थी। योजो ने सोइचिरो को बेबी सिटिंग से उठाया और उसे गाड़ियों के मैकेनिक्स के हवाले कर दिया। यहाँ से सोइचिरो ने गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम सीखना शुरू कर दिया। मेहनत और लगन ऑलरेडी सोइचिरो के अंदर थी, लिहाजा कुछ ही अरसे बाद उसका शुमार वर्कशॉप के सबसे बेहतरीन किस्म के मैकेनिक्स में होना शुरू हो गया। सोइचिरो कंपनी का सबसे ट्रस्टेड एम्प्लॉय क्या बना, योजो की भी नजरें उसके ऊपर आ गईं। योजो ने बिना कोई देर किए सोइचिरो को अपनी छत्र छाया में ले लिया। अब योजो ने ना सिर्फ सोइचिरो को गाड़ियों की तमाम तर मैकेनिकल एक्सपर्टीज सिखाई, बल्कि उसे कारोबार चलाने के भी तमाम तर हुनर सिखा दिए। अब सोइचिरो के पास गाड़ियों से रिलेटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज तो थी ही, साथ में उसके हाथ लग गए बिजनेस को चलाने के तमाम तर फॉर्मूले। उन जमानों में पूरी दुनिया में मोटर स्पोर्ट्स का रिवाज काफी ज्यादा आम होना शुरू हो गया। इसी वजह से साल 1923 में सोइचिरो की अपनी वर्कशॉप जहां पर वो काम करता था बतौर मैकेनिक, इस वर्कशॉप ने भी रेसिंग कार्स बनाना शुरू कर दी। सोइचिरो ने बाकी मैकेनिक्स के साथ मिलकर अपनी वर्कशॉप में एक स्पोर्ट्स कार तैयार की। इस रेसिंग कार का नाम था द कर्टिस। इस कार ने 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि द कर्टिस ने ये चैंपियनशिप जीत ली। उस वक्त सोइचिरो की उम्र सिर्फ 17 साल थी। द कर्टिस ने चैंपियनशिप क्या जीती, सोइचिरो ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन ही बना लिया। 1926 में सोइचिरो को आर्मी में भर्ती किया गया ताकि वो जंग में हिस्सा ले सके, लेकिन सोइचिरो निकला कलर ब्लाइंड। इस मेडिकल कंडीशन की वजह से सोइचिरो को आर्मी में नहीं लिया
गया। 1928 में आर्ट शोकाई की एक नई ब्रांच का आगाज किया गया हमामात्सु में। इस वर्कशॉप का इंचार्ज बनाया गया सोचेरो को। शुरू में ये वर्कशॉप बिल्कुल नहीं चली क्योंकि लोग अपनी मोटर कार्स को एक ऐसे लड़के के हवाले नहीं करना चाहते थे कि जो बेहद जवान है और जिसके बारे में इन लोगों का ख्याल ये था कि इसे शायद ज्यादा चीजों का नहीं पता। काम ना होने के बावजूद सोचेरो ने हार नहीं मानी। ये अपने काम में लगा रहा। इसे जो भी छोटा मोटा काम मिलता ये उससे पूरी ईमानदारी, दयानत और लगन के साथ करता। इसका सिला सोचेरो को ये मिला कि 2 साल के अंदर अंदर इसकी वर्कशॉप पर काफी ज्यादा काम आना शुरू हो गया। यह वर्कशॉप जब स्टार्ट हुई तो यहाँ पर सिर्फ एक शख्स था जिसका नाम था सोचेरो और 2 साल के अंदर अंदर इस वर्कशॉप के अमले की टोटल तादाद हो गई 30। वर्कशॉप के ऊपर काम इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये लोग दिन रात काम करने के ऊपर मजबूर हो गए। सोचेरो को वर्कशॉप के कारोबारी मामलात को संभालने के लिए अपनी बीवी तक को कारोबार में इन्वॉल्व करना पड़ गया। रेसिंग कार्स बनाने का शौक सोचेरो के अंदर अभी भी जूं का तू मौजूद था। हमामात्सु में ही सोचेरो ने एक रेसिंग कार बनाई जिसने एक स्पीड रिकॉर्ड कायम किया जापान के अंदर कि ये कार 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागी। इस कार को कोई और नहीं बल्कि सोचेरो ने खुद ड्राइव किया। क्योंकि सोचेरो एक ब्रिलियंट मैकेनिक तो था ही, साथ में अब वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कार रेसर भी बन चुका था। इस स्पोर्ट्स कार का ये स्पीड रिकॉर्ड जापान में 20 साल तक कायम रहा। 1936 में हमामात्सु स्पोर्ट्स कार को ही चलाते हुए टोक्यो शहर के अंदर सोचेरो को एक इंतहाई खौफनाक ट्रैफिक के हादसे का सामना करना पड़ा। इस हादसे में सोचेरो शदीद जख्मी भी हुआ। इस हादसे की वजह से सोचेरो को 2 से 3 महीने हॉस्पिटल के बेड पर गुजारने पड़ गए। लेकिन कमाल बात यह है कि हॉस्पिटल से फारिग होने के बाद 4 महीने के अंदर अंदर सोचेरो दोबारा से स्पोर्ट्स ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाता हुआ नजर आया। दोबारा स्पोर्ट्स कार्स चलाने की वजह से सोचेरो की अपनी बीवी और अपने वालिद के साथ काफी शदीद किस्म की झड़प भी हुई। ये फैमिली क्लैश इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया कि सोचेरो को स्पोर्ट्स कार चलाने से हमेशा हमेशा के लिए माजरत करनी पड़ गई। 1936 में सोचेरो होंडा गाड़ियों की रिपेयरिंग करके बोर हो चुका था। अब वो इस काम से आगे जाना चाहता था। अब वो खुद से गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाना चाहता था। होंडा ने आर्ट शोकाई हमामात्सु ब्रांच के शेयर होल्डर्स को एक प्रपोजल दिया। ये प्रपोजल था कि इस कंपनी को एक अलग सी कंपनी के नाम से रजिस्टर कराया जाए और इस नई कंपनी के अंडर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स को बनाया जाए। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने होंडा की इस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया। इन लोगों ने यही सोचा कि जब रिपेयरिंग की वजह से वर्कशॉप में अच्छा खासा काम आ रहा है, अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, तो क्या जरूरत है एक नया वेंचर करने की, एक नया गैम्बल लेने की। इन लोगों ने जब होंडा का प्रपोजल रिजेक्ट किया तो होंडा ने अपनी नई कंपनी बना डाली। इस कंपनी का नाम था टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री। होंडा ने इस कंपनी के अंदर बनाने शुरू किए गाड़ियों के पिस्टन रिंग्स। होंडा ने अपने करीबी साथी शिचिरू काटो को अपनी इस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। होंडा और काटो ने अपनी इस नई कंपनी को बिल्डअप करने के लिए दिन रात एक कर दिए। होंडा दिन के टाइम आर्ट शोकाई हमामात्सु ब्रांच के अंदर काम किया करता था, जबकि रात को ये अपनी कंपनी के अंदर जाकर पिस्टन रिंग्स को बनाया करता था। अपने नए प्रोजेक्ट में होंडा को इनिशियली कोई कामयाबी या ब्रेक थ्रू नहीं मिला। इनफैक्ट दिन रात काम करने की वजह से होंडा का काफी ज्यादा वेट गिर गया। उसे सेहत के मसाइल का भी सामना करना पड़ गया। सीरीज ऑफ फेलियर्स का सामना करने के बाद होंडा ने हमामात्सु इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में बतौर पार्ट टाइम स्टूडेंट दाखिला ले लिया। अब वो मेटलर्जी के सब्जेक्ट को डीप जाकर स्टडी करना चाहता था ताकि उसे जिन फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है वो उन्हें ओवरकम कर सके। 1939 में बिल आखिर होंडा को कामयाबी मिल गई। होंडा एक फुली फंक्शनल वर्किंग पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। ये वो टाइम था जब होंडा ने आर्ट शोकाई हमामात्सु ब्रांच से इस्तीफा दे दिया। इसने वर्कशॉप की दूसरे मैकेनिक्स के हवाले और आकर फुल टाइम अपनी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। होंडा ने अपनी कंपनी में दिन रात पिस्टन्स बनाने शुरू कर दिए, लेकिन इसके पिस्टन्स के डिजाइन्स में अभी भी फ्लॉज थे जिनको ओवरकम करने की होंडा पूरी कोशिश कर रहा था। उन्हीं जमानों में टोयोटा कंपनी ने होंडा को अप्रोच किया और टोयोटा कंपनी की डिमांड के ऊपर होंडा ने टोयोटा कंपनी को 50 पिस्टन रिंग्स बना कर दिए। प्रॉब्लम ये हुई कि टोयोटा कंपनी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 50 में से सिर्फ 3 पिस्टन ही एक्सेप्टेबल हुए। ये फेलियर भी होंडा के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, लेकिन इसके बावजूद होंडा ने हार नहीं मानी। अगले कुछ सालों तक वो पूरे जापान में फिरा, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाकर इसने तालीम हासिल की, या ऑटो वर्कशॉप्स में जाकर काम सीखता रहा ताकि
ताकि इस सारे नॉलेज की मदद